नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज है वीडियो नंबर 6 जिसमें कि हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जिसको कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इनेक्टमेंट कैसे हुआ, फिर इन्फोर्समेंट देखेंगे और फिर हम वीडियो के लास्ट में क्रिटिसिज्म देखेंगे। और क्रिटिसिज्म के साथ साथ हम देखेंगे कि हम उस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो मेंस राइटिंग जो आप करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सबसे पहले बात की थी डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड स्टार्ट कैसे हुई। 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का वो दिया। फिर कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया और डिमांड रखी आगे जाके, और किस तरीके से 1940 में और 1942 में जो ऑफर्स था और जो क्रिप्स मिशन था, अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन, उसमें भी इन प्रिंसिपल इस बात को एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने कॉम्पोजिशन देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉम्पोजिशन हुआ था, सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ था। फिर हमने बात की इलेक्शन की कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। उसके बाद हमने बात की वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से काम करती थी, क्योंकि मेनली जो दो फंक्शंस परफॉर्म करने होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। उसका रीज़न ये था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था। उससे पहले तो ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी थी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम करती थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी, जिसमें कि उनको लेजिस्लेशन वगैरह भी इनेक्ट करने पड़ते थे। तो इस तरीके से हमने देखा वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम आए कमिटीज़ पे, जिसमें कि हमने मेजर और माइनर कमिटीज़ देखी, और लास्ट में हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसको के बारे में भी जानने की कोशिश की। चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट कैसे हुआ। तो जनरली आज के समय में जिस तरीके से कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर फॉलो किया गया था। 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको प्रेजेंट किया। उसकी फ़र्स्ट रीडिंग हुई, जिसमें कि लगभग 5 डेज़ तक डिस्कशन चला। फर्स्ट रीडिंग में चीज़ों को हम डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज नहीं देखते, ठीक है, और टाइटल्स वगैरह जो होते हैं उस पर डिस्कशन ज़्यादा होता है। फिर 15 नवंबर 1948 को सेकेंड रीडिंग हुई, जो कि क्लॉज बाय क्लॉज थी। और इस दौरान क्या होता है, जितने भी अमेंडमेंट्स होने होते हैं वो सारी चीज़ें इसी दौरान डिस्कस की जाती हैं। तो लगभग 7,653 अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए थे, जिसमें कि एक्चुअल में 2,473 अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कई तरह के अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए गए, लेकिन हर तरह के अमेंडमेंट्स को कंसिडर नहीं किया। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे उन्हीं को सिर्फ डिस्कस किया गया। उसके बाद 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग होती है, जिसमें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक मोशन पास करते हैं, और मोशन होता है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो पास किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फाइनली 14 नवंबर 1949 को तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास कर दिया गया था। अब ये शुरुआत 4 नवंबर को हुई और 14 नवंबर यानी कि लगभग 10 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइंड किया जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं। हालांकि सारे मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट नहीं होते। 284 मेंबर्स जो होते हैं 299 में से, वही प्रेजेंट होते हैं और वही उसको साइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें मेनली प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स,
8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स उसमें थे। और क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने में, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा और अहम रोल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है, माना जाता है, माना किया जाता है, उनका है ही। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किया गया बहुत ही सराहनीय है। और कई लोग इनको मॉडर्न मानू के नाम से भी बुलाते हैं। अब हम आते हैं इन्फोर्समेंट की, कि चलिए ठीक है, इनेक्टमेंट तो हो गया, अब इन्फोर्समेंट कैसे होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, इनेक्ट कर दिया हमने। 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट कर दिया। और उसके बाद लगभग 2 महीने बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो इन इम्प्लीमेंट हुआ। अब इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो 26 जनवरी 1950 है, इसको डेट ऑफ इट्स कॉमेंसमेंट कहा जाता है, जबकि 26 नवंबर 1949 है वह डेट ऑफ इनेक्टमेंट, उस दिन इनेक्ट हुआ था। और 26 जनवरी 1950 से ये इन्फोर्स हो गया, तो इसको डेट ऑफ कॉमेंसमेंट कहते हैं। अब हुआ क्या कि 26 नवंबर 1949 को ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उस दिन सिर्फ इनेक्ट हुआ था, बल्कि कुछ आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो उसी दिन से इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। और मेनली जो ये प्रोविजंस थे, ये सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शॉर्ट टाइटल, इनसे रिलेटेड थे। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको तो तभी से लागू कर दिया गया, लेकिन बाकी जो पार्ट है, मोस्टली पार्ट बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950 से ही इन्फोर्सेबल माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये इतना डिले क्यों हुआ, 2 मंथ डिले क्यों किया गया। अगर उस दिन इनेक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका रीज़न ये है कि देखिए 26 जनवरी का एक अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि दिसंबर 1929 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में, जिसको लाहौर सेशन कहते हैं, तो उस दौरान ये घोषणा की जाती है कि हम आने वाले साल यानी कि 1930 से क्या करेंगे, हर साल 26 जनवरी को हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, कि हम पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्र है। स्वराज मतलब हमारा खुद का राज्य है, मतलब हमारे जो भारत के लोग हैं उनका राज है। तो पूर्ण स्वराज एक तरीके से स्वतंत्रता कह लीजिए, कि उसकी घोषणा उन्होंने की थी। तो इस हुआ क्या कि हर साल 26 जनवरी 1930 को देश का तिरंगा जो था, झंडा, वो फहराया जाता था, और देश एक तरीके से हम पूर्ण स्वराज मनाते थे। लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, तो हम चाहते थे कि हमारा जो ये 26 जनवरी का जो डेट है, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बनी रहे। ऐसा तय किया कि हम 2 महीने और रुक जाएंगे, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम 26 जनवरी से ही इन्फोर्स करेंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉमेंस होता है, स्टार्ट होता है, इन्फोर्स होता है, तब से ही जो उस वक्त के एक्ट थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों ही एक्ट्स हमने डिटेल में डिस्कस की थी। ये दोनों ही एक्ट रिपील हो जाते हैं जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो जाता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे इस टॉपिक के, वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म ना समझें, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसिज्म है। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के साथ साथ हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके अगेंस्ट हम क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, ना, तभी एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें क्रिटिसिज्म। फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, वो ये कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं थी, क्योंकि जैसा आप सभी को पता हो, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी वो अंडर कैबिनेट मिशन प्लान बनी थी, जिसमें कि ये तय किया गया था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं उसमें से जो लोग हैं वो इलेक्ट होके आएंगे। तो वो जो इलेक्शन था वो सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड जो हमने पढ़ा था वोटिंग का, उसके थ्रू था। और उसमें आम आदमी जो था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो आम आदमी ने उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं किया,
इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। दूसरी चीज़ ये थी कि जो ये हमने देखा प्रोविंशियल में जो इलेक्शंस हुए थे, तो उस वक्त क्या था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, तो हर कोई वोट नहीं दे सकता था। तो इस वजह से क्या था कि इसको ऐसा कहा जाता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, लेकिन हम इसके अगेंस्ट जस्टिफिकेशन क्या दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात ये करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो वो तभी बनेगी जब इलेक्शन होगा। तो सबसे पहला हम जस्टिफिकेशन ये देंगे कि क्या हम अगर ये सोचें कि क्या उस वक्त इलेक्शन पॉसिबल था, तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हम इंडिपेंडेंट तो थे नहीं कि हम इंडिपेंडेंट हो और हम इलेक्शन करवा सकें, है ना। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे उस वक्त तक। दूसरी चीज़ ये थी, 1/3 लोगों को लगभग वोटिंग राइट दी गई थी, और उसका भी एक क्राइटेरिया था कि भाई जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, एक सर्टेन प्रॉपर्टी होगी, या एक सर्टेन लिमिट तक एक एजुकेशन होगी, तो ये कुछ क्राइटेरिया था। तो अगर हम मान लीजिए इलेक्शन उस वक्त कराने की सोचते भी, तो क्योंकि सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो इससे क्या होता कि पार्टिसिपेशन तो तब भी सबका नहीं हो पाता, लगभग 1/3 लोगों को वोटिंग राइट्स थी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मान लीजिए अगर इलेक्शन के थ्रू भी हम इलेक्शन करवाते और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मान लीजिए बनती, तो क्या इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोई ज़्यादा फ़र्क होता? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी बनी है, क्या इसमें कोई ज़्यादा चेंज, ड्रास्टिक चेंज आता है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उसमें लगभग लगभग उस वक्त के जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे वो उसका एक पार्ट थे। तो इससे कोई ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत चेंज आता अगर इलेक्शन होता तो, लेकिन ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। थर्ड, अगर हम बात करें कि चलिए ठीक है, अगर हम इलेक्शन करवा के रिप्रेजेंटेटिव कोई बॉडी बनाते भी हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो ये कोई गारंटेड तो नहीं है ना कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो एक सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। इसका एग्जांपल ये है, जैसे कि यूएसए का ही अगर हम एग्जांपल लें, तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनका एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था, जिसमें उस वक्त के जितने भी यूएस स्टेट्स, जो आज की यूएस स्टेट उस वक्त जो थे, उन्होंने आपस में मिलकर कन्वेंशन की थी, और उसके तहत उन्होंने उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो उस वक्त तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, वो भी कोई एक उनकी इलेक्टेड बॉडी थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन आज के समय में अभी तक का सबसे पुराना है, और बिल्कुल बहुत ही कम अमेंडमेंट्स के साथ अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से चल रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बिल्कुल अच्छा ही होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस पर एफर्ट डाल रहे हैं। जिस तरीके से हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा, लेकिन काफ़ी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करके सभी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म पे हम आते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो असेंबली थी ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। अगर हम बात करें जस्टिफिकेशन की, तो देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो सोवरेन बॉडी नहीं थी, है ना। क्योंकि जब ये बना तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ही थे, और इंडिया कोई इंडिपेंडेंट तो था नहीं। और ये जो बॉडी बनी थी, असेंबली जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये किसके तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी, और उसी के अकॉर्डिंग उसको काम भी करना था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये स्टार्टिंग में सॉवरेन बॉडी नहीं थी, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली इनेक्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस वक्त तक हमारी जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो एक सॉवरेन बॉडी थी। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से जा चुके थे, और अब जो पूरी तरीके से जो हमारी असेंबली थी वो एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट भी काम कर रही थी। तो अब उनके ऊपर कोई और दूसरा कोई लॉ नहीं था, किसी और के प्रेशर में वो काम नहीं कर रहे थे। इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वो काम कर रहे थे, और अपने देश के लिए जो उनको सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लगा वो उन्होंने उसको लिखने की कोशिश की, बिना ही किसी दबाव के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो नहीं थी सॉवरेन बॉडी, लेकिन हाँ एंड में क्या था कि ये सॉवरेन बॉडी ही थी, है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ। अब हम आते हैं थर्ड क्रिटिसिज्म पे। थर्ड क्रिटिसिज्म ये है कि भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी को बताओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, लगभग 3 साल आप इसको कह सकते हैं, इतना टाइम लगा था। लेकिन आप ये इसकी जस्टिफिकेशन में अगर हम बात करें, तो देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें लगभग 11 सेशन हुए थे,
और उस दौरान उन्होंने लगभग दुनिया भर के लगभग 60 से ज़्यादा देशों का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से देखा, समझा, और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसके साथ साथ हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़ी है। बड़ी होने के साथ साथ क्या है, डाइवर्स भी है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ के लोगों में, कल्चरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रिलीजियस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो उन सब की ज़रूरतों को ध्यान में रखने की कोशिश की गई, और जब ये सब चीज़ें की जाती हैं तो टाइम तो बिल्कुल ही लगता है ना। ऊपर से आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चीज़ों को किस तरीके से लिखा गया है, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, कोई डाउट ही नहीं होता। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हर चीज़ को क्लियरली मेंशन किया गया है। तो जब आप किसी चीज़ को इतना ब्यूटीफुल तरीके से अगर बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि जो हमारी जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये पूरी तरीके से क्या थी, डोमिनेटेड थी। डोमिनेटेड किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो इसका देखते हैं हम क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। देखिए उस वक्त कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी, ये आप सभी जानते हैं, और आईएनसी जितनी बड़ी पार्टी कोई और नहीं थी। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग थी उस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग वो किस प्रिंसिपल पे बनी वो एक अलग ही डिबेट है। लेकिन हम बात करें आईएनसी की, तो आईएनसी जो थी वो एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करती थी। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि बेशक जो भी उनके मेंबर्स थे उनमें बिल्कुल मतभेद होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में उनकी सहमति बनती थी। जैसे बी आर अम्बेडकर की हम बात करें तो कई मुद्दों पर उनकी कांग्रेस से नहीं बनती थी, है ना। तो जैसे कि हमने इसका रिजल्ट भी देखा, पूना पैक्ट हुआ था, लेकिन फाइनली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया, अम्बेडकर साहब को बनाया गया, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है दिखाने का कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आईएनसी करती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। दूसरी चीज़ हम बात करें 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन की, तो 1937 में जब प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में आईएनसी मेजोरिटी के साथ आई थी। बाकी की जो 4 प्रोविंसेस थे उसमें आईएनसी मेजोरिटी में तो नहीं थी, लेकिन हाँ बाकी पार्टियों के साथ मिलकर भी उन्होंने सरकार बनाई थी। वहीं हम बात करें दूसरी पार्टी जैसे मुस्लिम लीग की, तो वो तो एक भी प्रोविंस में अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो क्योंकि आईएनसी का डोमिनेंट हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देखने को मिलता है, तो उसका रीज़न ही सबसे बड़ा यही है कि वो उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी, है ना। और जैसे कि हमने देखा ना कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी जो सीटें जिस तरीके से बांटी गई थी, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा सीट आईएनसी नहीं जीता था। लगभग 208 सीट्स 296 में से अकेले जो हमारी आईएनसी है उसने जीता था जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो इलेक्शन हो रहा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसका मेन रीज़न ही यही है डोमिनेशन कांग्रेस का होने का, कि कांग्रेस उस वक्त बहुत बड़ी पार्टी थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्रिटिसिज्म पे, और वो ये है, ऐसा कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो मेनली क्या थी, डोमिनेटेड बाय हिंदूज थी, कि मतलब हिंदू मेजोरिटी थी वहाँ पे। अगर हम बात करें जस्टिफिकेशन की तो हम ये कह सकते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो पार्टली इलेक्टेड थी, हम सभी को पता है, एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी। अब जो सीटें जो एलोकेट की गई, जो भी 296 सीटें ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए थी, तो जब उनको एलोकेट किया गया तो उसको कैसे एलोकेट किया गया, उसके लिए पॉपुलेशन को एक क्राइटेरिया रखा गया कि एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1 सीट, इस तरीके से रखा गया। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बना दिया गया। दूसरा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ भी था। जो मुस्लिम वोटर्स थे वो मुस्लिम्स को ही वोट दे सकते थे, है ना। जो सिख्स थे वो सिख को ही दे सकते थे। तो इस तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ अगर हम बात करें कि डेमोग्राफी उस वक्त की, तो मेनली हिंदू जो पॉपुलेशन थी उस वक्त वो लगभग 80% थी। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी उस वक्त लगभग मान के चलिए कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन 80% थी और मुस्लिम की पॉपुलेशन लगभग 10% थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब हिंदू की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी तो उसका सबसे बड़ा असर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदूज़ लीडर होंगे वही तो आएंगे असेंबली में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्योंकि यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, इसकी कारण जो मुस्लिम्स थे, हालांकि उनकी पॉपुलेशन 10% थी, लेकिन असेंबली में जो उनकी सीट्स थी लगभग वो 1/3 के बराबर थी। 73 सीट्स उन्होंने भी जीती थी
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो लगभग 1/3 सीट उन्होंने जीती थी। तो 10% पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी उनको इतना बड़ा शेयर मिला असेंबली में। तो ये क्या दिखाता है, ये यही तो दिखाता है कि माइनॉरिटीज़ के हितों का ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी वो। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड थी। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने कोई जस्टिफिकेशन दिया ही नहीं है। ये मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये मैंने आपके लिए छोड़ा, ये आपका एक टास्क है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि हमारी जो उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका क्रिटिसिज्म है कि वो लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेटेड थी। तो आप इससे कहाँ तक एग्री होते हैं और आप इसके लिए क्या जस्टिफिकेशन देंगे, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड। सबसे पहला है वो ये कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसका सिंबल एलिफेंट था। ठीक है। दूसरा, हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे उस वक्त वो BN राव थे। असेंबली सेक्रेटरी HVR अयंगर थे और जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे वो SN मुखर्जी थे। ठीक है। कैलीग्राफर की हम बात करें तो उस वक्त कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ये थे, क्योंकि वो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है। ठीक है ना, टाइप किया हुआ नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, वो हैंड रिटन है। नेक्स्ट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ब्यूटीफाइड एंड डेकोरेट करने का जो काम किया है वो है नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने किया है। और वहीं हम बात करें कि जो हिंदी वर्जन है उसकी कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य एंड उनको जो डेकोरेट किया है वो नंदलाल बोस ने किया है। तो ये थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने वाला है। हमारा जो सेकंड चैप्टर था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।